हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऋग्वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल कंडीशन या फिर ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक स्थिति को देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सीधे ऋग्वैदिक काल को देखें उससे पहले हम वर्तमान हालत को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर वर्तमान हालत दिमाग में रहेगा तो जाहिर है कि उस समय को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में हमारा राजनीतिक हालत क्या है। बेसिक चीज देखते हैं, फिर तुलना करना है यार, मेनली डील तो कि राजनीतिक ऋग्वैदिक काल को ही करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी वर्तमान समय में हमारे पास डेमोक्रेसी है, यानी प्रजातंत्र है। ठीक है, और मिनिस्ट्रीज है, यानी बहुत बड़ा मंत्रालय है। करीब 45 के आसपास है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे याद है। थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसी आसपास से मंत्रालय, मतलब इतने ज्यादा मंत्रालय है सिर्फ केंद्र सरकार में। राज्य का तो अलग ही चीज है। ठीक है, और उसके अलावा है कि जैसे एक देश का स्तर है, उसके बाद राज्य का स्तर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद पंचायत है। ठीक है, उसके बाद गांव है, विलेज। ठीक है, ये हम लोग का स्तर है अभी के डेट में। क्या पहले भी इतना ही बड़ा था, या प्रशासनिक स्तर क्या इतना ही बटा हुआ था कि गांव, पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, देश, क्या इस हालत था, ऐसा हालत था उस समय? तो ऐसा हालत नहीं था। उस समय कैसा था तो वो देखता। और एक चीज और है कि जो डेमोक्रेसी में जनता सरकार को चुनता है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, अपने प्रतिनिधि जो राजनीतिक पद है उन्हें चुनता है। जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उनको चुना जाता है। तो बेसिकली भी क्या है, अभी चुना जाता है। उस समय क्या था तो वो देखते हैं। ये हो गया था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो ऋग्वैदिक पीरियड में आपका राजा हुआ करता था। राजा था ऑब्वियसली, उस समय राज पार्टी चला करता था, प्रजातंत्र जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है तो वो देखते हैं। कुछ राजा था और कुछ था आपका गणपति भी थे। ठीक है, ये बेसिकली गण के प्रमुख थे और ये जन के प्रमुख थे। ठीक है, तो उस समय दो तरह से शासन व्यवस्था चलता था, और ये दोनों तरह का आइडिया हमें अभी भी है। ठीक है, तो वो देख लीजिए, समानता पता चल जाएगा। यहाँ राजा है और वहां पे गणपति है। ये जन का प्रमुख है और वो गण का प्रमुख है। गण गणपति, जन से राजा। ठीक है, और जन तक कैसे पहुंचता है वो वहां तक देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर राजा को चुना जाता था। तो यहाँ चुना हुआ राजा हुआ करता था, और यहाँ पे मनोनीत राजा हुआ करता था। या जो वंशानुगत राजा आता है कि पहले वाला अगर पिता हुआ, पिता के बाद बेटा हुआ, बेटा के बाद उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, तो ये वैसा हुआ करता था। यहाँ पे हर बार राजा बदल जाता था, क्योंकि वहाँ चुनना पड़ता था और मेरिट पे या टैलेंट पे वहां पे आता था, जो कि वर्तमान समय में होता है। लेकिन जो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो या फिर सबसे ज्यादा क्षेत्रों में कौन सा तरीका चलता था, तो ये राजा वाला चलता था। ये गणपति या गण वाला बहुत बाहर वाले इलाके में था। जो गंगा यमुना दोआब का जो मेन इलाका है, ये उस यापी जो उत्तरी भारत का इलाका है, तो जो बाहरी बाहरी के इलाके हैं उस इलाके में तो ये पाया जाता था। लेकिन जो बीच वाला, जो मेन उपजाऊ जमीन वाला इलाका है, वहां पे मेनली आपका ये राजा या जन पाया जाता था। ठीक है, तो चलिए फिर और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे है। ठीक है,
तो बेसिकली हमें इसे अभी नहीं डील करना है, अभी के लिए सिर्फ इसे इतना ही जानना है कि कुछ वहां मतलब गन हुआ करते थे जो कि पहाड़ी इलाकों में थे और वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और यही इसी के थोड़ा सा आगे चल के जब महाजनपद ख्याल कराएंगे, ठीक है, तो वहां पे वैशाली मिलेगा और वैशाली को हम कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना प्रजातंत्र वहां पे था, ठीक है। और जेपीएससी के मेंस में एक बकायदा प्रॉपर मेंस में एक टॉपिक है ये, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य के नाम से, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो यही वाला आगे बढ़ के वो वहां तक पहुंचेगा, कैसे तो वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हमें ये देखना है, ठीक है। तो राजा था, तो राजा चुन मतलब इसे अपने में क्या कहते हैं कि अपना वंशानुगत रूप से आता था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ठीक है। और इसमें कि राजा कौन बनता था, तो सिर्फ पुरुष बनते थे, महिलाएं राजा नहीं बना करती थी, ठीक है, मतलब फीमेल्स राजा नहीं बनती थी, मेल्स राजा बनते थे, ठीक है। इसमें एक चीज और होता था यहाँ पे कि यहाँ जो सबसे बड़ा बेटा होता था राजा वो बनता था कि लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, या फिर जो सबसे बड़ा बेटा अगर राजा बनेगा तो वो नियम चलता था वहां पे, तो वो यहाँ पे चलता था, ठीक है। मेल राजा बनेगा और बड़ा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बड़ा बेटा बनेगा, फिर उसका बड़ा बेटा बनेगा, ऐसे करके ये नियम चलता था, ठीक है। तो इस काल में एक चीज और था जो कि बेसिकली हमें इकोनॉमी के पोर्शन में डील करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि वो कि यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं था, कि जैसे कि यहाँ टैक्स होता है, तो टैक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आया था अभी तक, ठीक है। कि ये मतलब टैक्स कब आता है, जब खाद्य अधिशेष या एग्रीकल्चरल सरप्लस आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर सरप्लस का कॉन्सेप्ट बेसिकली देखना है तो आप हड़प्पा काल से पहले जो मैंने कुछ क्लास लिया है वहां पे आपको मिल जाएगा ये चीज कि एग्रीकल्चर सरप्लस से कैसे टैक्सेशन आता है और कैसे आगे का प्रशासन का विकास होता है, ठीक है। टैक्स नहीं लिया जाता था, अब अगर टैक्स नहीं लिया जाता था तो उस समय राजा का कैसे चलता था, उस समय बेसिकली आपका गिफ्ट दिया जाता था, मतलब वॉलंटरी गिफ्ट था, यानी कि अपने मर्जी से जो प्रजा था वो राजा को कुछ दिया करता था और उस चीज को आपको बाली कहा जाता था, ठीक है। बाली या बली जो कि हिंदी में कर लीजिए, तो ये कहा जाता था और ये वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से दिया जाता था राजा को, ठीक है। और इसी से अपना छोटा मोटा प्रशासन वो चलाने का कोशिश किया करता था, बहुत बड़ा प्रशासन तो उस समय नहीं हुआ करता था। वो जैसे अभी का देश देखते हैं कितना बड़ा देश, तो इतने बड़े देश में शासन करने वाला कोई राजा नहीं हुआ करता था उस समय। राजकाज एक कबीलाई तंत्र के रूप में वो छोटे जगह पे हुआ करता था, कितना छोटा तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो उसका प्रशासन मतलब उससे चूंकि ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स के नाम पे बस छोटा सा बाली जो अपने मर्जी से दे रहे हैं वही है, तो उसी में जो थोड़ा बहुत जो विकास हो पाया है वही है। तो विकास क्या हो पाया है, इसके नीचे कितने मिली 12 रत्नी कहा जाता था, तो 12 रत्नी कौन थे तो वो देखते हैं, ठीक। तो राजा के नीचे आपका काम करता था सेनानी, पुरोहित, ठीक है। उसके बाद है आपका कुलक, फिर है आपका ग्रामीणी, फिर आपका विस्पति, और भी है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी एक और क्लास लेने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, तो उसमें डिस्कस में बता दूंगा कि 12 रत्नी कौन कौन है, ठीक है। जैसे कि आपका स्पर्श है, चाहे पूरब है, चाहे आपका क्या कहते हैं आपका ये संदेश पहुंचाने वाला को एक और है, तो वो तो उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो तुरंत हम बता देंगे, ठीक है। तो वैसे है, फिर रथकार है, फिर है सूत है, फिर कमादी है, तो अलग अलग आएंगे। लेकिन कॉमन एग्जाम्स में चूंकि उतना नहीं पूछा जाता उतना डेज में कि एक एक का कौन सा रत्नी थे, तो बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो करीब इतने हैं जो कि कल दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते थे,
तो वो देखते हैं। तो सेनानी आपका सेना वाला काम करता था, यानी जो लड़ाई झगड़ा वाला काम है वो ये संभालेगा। ठीक है। पंडित मतलब जो धर्म से संबंधित कुछ होगा या धर्म सम्मत राज चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस चीज को ये देखता था। ठीक है। कुलक मतलब परिवार का मुखिया हुआ करता था। परिवार का मुखिया हुआ करता था, मतलब परिवार नामक संस्था का उस समय विकास हो चुका था, परिवार हुआ करता था। और परिवार का मुखिया कौन है, तो उसको कुलक कहा जाता था। ठीक है। जैसे सभी के घरों में मतलब अगर कोई दादाजी हैं या तो मान लो उनके हेड माना गया तो वो हेड है, या फिर अगर मान लो अगर पापा कमा रहे हैं तो पापा हेड है, या फिर पापा नहीं है तो मम्मी है तो फिर मम्मी हेड है। उस हिसाब से एक परिवार का हेड है तो परिवार का मुखिया हो गया या कुलक हो गया। ठीक है। तो उसके बाद एक ग्रामीणी, ये ग्राम का प्रधान होता था। ग्रामीणी ग्राम का प्रधान, ठीक है, एक गांव का हेड होता था। मतलब बहुत सारे कुलक मिलके एक ग्राम का निर्माण करेंगे, क्योंकि एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं, हर घर में एक कुलक, बहुत सारे कुलक मिलेंगे, एक ग्राम और उसका हेड ग्रामीणी। ठीक है। अब बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं, मतलब कुछ गांव 2 4 5 10 गांव जो ले लीजिए, उतना जब मिल जाते हैं तब बनता है एक आपका विस्पति। ठीक है। विस्पति मतलब ये एक मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे आपके ग्रामीणी है या ग्राम है, तो बहुत सारा ग्राम बनेगा। तो जिस क्षेत्र का निर्माण होगा उसको कह सकते हैं कि वो विस था। इसको विस का ये था, विस का हेड था, हेड ऑफ विस। ठीक है। ये विस का हेड था, विस्पति। ठीक है। और इसके हाँ इतना लोग था। ठीक है। उसके बाद कुछ और अधिकारी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और बाकी ये सब के ऊपर में जो रहा करता था वो था आपका राजा। ठीक है। और राजा को उस समय आपको क्या कहते थे, राजा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो इतने सारे अधिकारी, क्योंकि टैक्स था ही नहीं, जब टैक्स नहीं था तो आपके नीचे ज्यादा अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। जब ज्यादा अधिकारी नहीं हो सकते हैं तो जाहिर है कि जो है अब जितना को थोड़ा बहुत दे के काम चला सकते हैं, तो उतने अधिकारी, मिनिमम अधिकारी थे वहां पे। ठीक है। और एक चीज और है कि उस समय सेना नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजा के पास जब टैक्स नहीं आ रहा है तो बिना टैक्स का वो सैलरी कहां से देगा, और जब सैलरी नहीं देगा तो आपके पास सेना नहीं हो सकता है। तो फिर ये लोग लड़ते कैसे थे दूसरों से, दूसरे दुश्मनों से? तो लड़ते ऐसे थे कि बेसिकली उसमें एक कबीलाई तंत्र था, बहुत बड़ा इलाका नहीं था। तो कबीलाई तंत्र था, तो एक परिवार से ही इन जनरल विकास, परिवार या गुतिया से सबका विकास होता था। तो वैसा होता था, सभी को बोलते थे चलो अब सबके कबीला पे अगर खतरा है तो सबको मिलकर लड़ना है। तो सभी लोग जाते थे, सभी परिवार के लोग जाते थे और लड़ते थे। तो वैसे इनका काम चलता था। ठीक है। तो उसी और इसीलिए उस समय ये लोग का सेना का जरूरत नहीं पड़ता था। ठीक है। और प्रशासन का जो इलाका है वो भी काफी छोटा हुआ करता था। तो इलाका का कितना बड़ा था, तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपका कुल हो गया, ये परिवार हो गया, तो बहुत सारा परिवार कर दीजिए, तो ये आपका एक गांव बन गया। ठीक है। अब बहुत सारा गांव मिला दीजिए, तो ये जो इलाका बना ये बना आपका विस। विस ये क्या है, तो गांव। ठीक है। और अगर ऐसे ही बहुत सारे आपके विस मिल जाएंगे तो ये जो इलाका बनेगा ये मिलेगा आपका जन। ठीक है। और जो राजा इस जगह पर हुआ करता था। ठीक है। इसको गोप या गोपति भी कहा जाता था। कुछ किताबों में मिलता है कि राष्ट्र का प्रमुख था राजा।
राष्ट्र का प्रमुख था राजा, ठीक है। लेकिन राष्ट्र के स्तर पे हम लोग वैसा कुछ मिलता नहीं है। जो उस समय के जो साहित्य में, जो ऋग्वेद में जो मिलता है वो जन के स्तर तक का ही मिलता है। राष्ट्र का नाम जरूर आया है, लेकिन राष्ट्र को अभी के देश से उसका तुलना नहीं कर सकते। इतना बड़ा राष्ट्र था तो नहीं, वैसा नहीं था उस समय का हालात। मतलब जन मतलब जो एक ब्लॉक लेवल का मान सकते हैं। अभी का जैसे ब्लॉक का स्तर होता है, एक ब्लॉक लेवल तक ही था। ये एक कबीलाई तंत्र था और ब्लॉक के लेवल पे लोग शासन किया करता था। इसलिए ब्लॉक के नीचे देखिए बहुत सारा, जैसे ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे बहुत सारा पंचायत है, पंचायत के नीचे बहुत सारा गांव है। तो ब्लॉक को मान लीजिए आप जन, पंचायत को मान लीजिए आप विष, और गांव तो गांव ही है, तो बाकी परिवार है। तो अब इसी स्तर तक था वो, ठीक है। इसकी जो जन के ऊपर जो अगला स्टेज आता है उसको कहा जाता था आपका जनपद, ठीक है। और जनपद का चर्चा ऋग्वेद में एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। जनपद से बड़ा होता है आपका महाजनपद। इसका भी चर्चा एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब महाजनपद, तो महाजनपद काल में देखेंगे पूरे उत्तर भारत में आपका 15 महाजनपद था, और थोड़ा सेंट्रल इंडिया के आसपास में देखेंगे कि एक और जनपद था, वो 16वां महाजनपद था, ठीक है। तो महाजनपद काल में क्या, जो बुद्ध का काल है या तो महात्मा बुद्ध का काल है, उस समय देखेंगे 16 महाजनपद था। तो महाजनपद को जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक महाजनपद का कितना बड़ा इलाका हो सकता है, जाहिर है, ठीक है। तो महाजनपद से ये छोटे थे तो जाहिर कि उनसे छोटा होगा इनका इलाका, ठीक है। तो अगर जनपद को आप एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है, और महाजनपद को आप स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं। और ये महाजनपद जब राष्ट्र बनेगा या देश बनेगा तो ये अभी जो वर्तमान भारत है आप ऐसा देख सकते हैं कि उस स्तर पे तब बड़ा होता है, और तब यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट या जो कह लीजिए उस स्तर पे ये पहुंचता है। उस स्तर तक के राजा आपका ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ करते थे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो पॉलिटिक्स का जो इलाका था, जो क्षेत्र था, वो कितना बड़ा था, तो कमोबेश कह सकते हैं कि ब्लॉक के लेवल का था। कुछ जगह थोड़ा बड़ा होगा, कुछ जगह थोड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो हालात कुछ वैसा था। और उत्तरवैदिक काल जब डील करेंगे तो उसमें कहता है एक सतपति नाम का एक अधिकारी आएगा, तो सतपति के नीचे 100 गांव हुआ करते थे, ठीक है। तो उस समय देख लेंगे कि कैसे इसका स्तर बनता है, एक बार और ये डिस्कस होगा, ठीक है। उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और उसमें एक न्यूमेरिकली बता देंगे कि कैसे ये बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि बेसिक वाले आपका ग्राम है, मतलब कुल है, कुल के बाद गांव है, गांव के बाद आपका विष है, विष के बाद जन है, और जन एक करीब ब्लॉक लेवल के आसपास का ये हुआ करता था। और इस समय ऋग्वैदिक काल में उतने बड़े क्षेत्र में करीब करीब आपका एक कबीला शासन किया करता था। उसके बाद के काल में उत्तरवैदिक काल में आपका जनपद आएगा, जब इलाका और बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे जन जब मिल जाएंगे तब बनेगा जनपद, और बहुत सारे जनपद जब मिल जाएंगे तब बन जाएगा आपका महाजनपद, ठीक है। तो इलाका वैसे ही बड़ा होते चले जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से हुआ कर, मतलब सबसे पहले राजा हुआ करते थे, और राजा के नीचे 12 रत्नी हुआ करते थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन थे, तो सेनानी थे और पुरोहित थे। सेनानी और पुरोहित दो हो जाएगा, एक धर्म से संबंधित है और एक ताकत या सेना से संबंधित है। सेना क्या, अपने सबको मिलाकर ऑर्गेनाइज करके पूरे कबीले को लेके जाता था वो, ठीक है। बाकी कुल का प्रधान कुलक, ग्राम का प्रधान मतलब ग्रामीणी, और विष का प्रधान विषपति, और बाकी कुछ और है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब फ्रिक्वेंटली इन्हें नहीं पूछा जाता है, तो अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका इलाका कैसे था ये पता चल गया, ये पता चल गया। और उस समय कुछ और संस्था हुआ करते थे जो कि राजा के अधिकार को कंट्रोल किया करते थे, और उस तो वो कौन थे तो उन्हें देखते हैं। तो उस समय आपका 3 संस्था मिलता है, एक है आपका सभा, एक है आपका समिति,
और एक है आपका विदत। राजा है, राज दरबार है, सभाएं चलती है, सब ठीक है। उसके साथ साथ ये सब संस्थाएं भी पाए जाते थे। और देखते हैं कि इन संस्थाओं का क्या काम था। तो सभा को कह सकते हैं कि अभी का राज्यसभा के जैसा था, ठीक है। समिति को कह सकते हैं कि अभी के लोकसभा के जैसा था। और विदत, तो विदत में सभा भी आ जाएगा, समिति भी आ जाएगा, और कुछ हद तक आपका जो लड़ाई कर रहा है तो सेना भी आ जाएगा। तो विदत आर्यों का कह लीजिए या ऋग्वैदिक काल का कह लीजिए, सबसे पुराना राजनीतिक संस्था था। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल का सबसे पुराना राजनीतिक संस्था कौन था? तो विदत था, ठीक है। राजा बनने से पहले भी चल रहा था इस टाइप की चीज, ये सब, ठीक है। या जो जब कबीलाई तंत्र था, जब कबीलाई चल रहा था, उस समय से ये विदत चला रहा था। और विदत से ही ये आपका ये तीनों निकलेगा, सभा भी निकलेगा, समिति भी निकलेगा, और अगर जो बाद में सेना बनता है वो भी वहीं से उसका विकास होगा, ठीक है। अब देखते हैं सभा और समिति क्या करता है। तो सभा का काम था कि सभा में कुछ चुने हुए लोग थे, जैसे जो कि बूढ़ा पुरखे हुए करता थे, जिन्हें समझदार माना जाता था, और उनसे कुछ जुडिशियल वर्क या कोई न्यायिक काम लिया जाता था। कोई भी झगड़ा झंझट होता था तो उनके पास मीटिंग बुलाया जाता था, सभा बैठता था और उनका मीटिंग किया करता था। और गांव से कुछ जो भी बिलोंग करते होंगे तो वो देखे भी होंगे कि कोई भी अगर कोई समस्या आता है तो समाधान के लिए गांव के जो प्रमुख लोग होते हैं उनको बुला के मीटिंग किया जाता है, ठीक है। तो सेम का चीज है कि उस समय राज्यसभा हुआ करता था, जिसमें उस समय के जो बूढ़ा पुरखा हुआ करते थे बैठा करते थे और मीटिंग करके जो भी प्रॉब्लम होता था सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया टाइप का उसमें मतलब न्यायपालिका टाइप में एक काम किया करता था, और दूसरा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सबको उसे डील करते थे, ठीक है। और ये समिति है, ठीक है। और समिति है कि ये आपके राजा को चुनता था, ठीक है। और समिति के प्रधान को आपको ईशान कहा जाता था। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि समिति के प्रधान को क्या कहते थे? तो ईशान कहा जाता था, ठीक है। और जिन जनरल समिति का प्रधान राजा भी हुआ करता था, ठीक है। तो जगह जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज मिलता है वैसे, ठीक। तो समिति राजा को चुनता था, और समिति में पूरे कबीला के जितने भी लोग थे, औरत मर्द सभी जाते थे समिति में, औरत मर्द दोनों। शुरुआती दौर में सभा में भी औरत मर्द दोनों, मतलब ऋग्वैदिक काल में औरत सभा और समिति दोनों में उसको जगह मिल जाता था जाने का। उत्तर वैदिक काल में ये बंद हो जाएगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सभा समिति में उसे जाने का अधिकार था, ठीक है। और चूंकि बुढ़ापुर के जैसे राज्यसभा में देखिए तो जो थोड़े ज्यादा हर फील्ड के कुछ समझदार लोग को जो माना जाता है तो उन्हीं को राज्यसभा में भेजा जाता है। उसी तरह तो कुछ समझदार लोगों का ये संगठन है, ठीक है। और लोकसभा तो जनप्रतिनिधि बेसिकली होते हैं, जनता डायरेक्ट इन्हें चुनती है। तो जब डायरेक्ट चुनती है तो ये लोग राज प्रमुख को चुनते हैं या प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो सेम टाइप का चीज समिति आपका सीधे राजा को चुन रही थी, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली शुरुआती दौर का चीज है। बाद में तो जब वंशानुगत हो जाएगा तो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और ठीक है। और उत्तर वैदिक काल आते आते मतलब इसके बाद का जो काल आएगा उस समय आते आते ये लोग सब इसका रोल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका महत्व धीरे धीरे घटते चले जाएगा और राजा का महत्व धीरे धीरे तो और आगे बढ़ते चले जाएगा। और ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बेसिकली देखेंगे कि बहुत सारे यज्ञ आ जाएंगे कि राजा को ताकतवर मजबूत करेंगे। जैसे कि आपका राजसूय यज्ञ है या राज्याभिषेक है या फिर अश्वमेध यज्ञ है या वाजपेय यज्ञ है या फिर कुछ और यज्ञ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग राजा के ताकत को मतलब बढ़ाएंगे, लेकिन वो यज्ञ अभी नहीं है इस समय तक। ये सभा समिति और विदत वगैरह ही
काम किया करते थे। ठीक है। और जुडिशरी में या जो न्यायपालिका का जो सबसे बड़ा जो अधिकारी कह लीजिए तो वो राजा हुआ करता था। सबसे मेन डिसीजन प्रजा परिक्षेत्र में जो होगा, मतलब बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम समस्या लास्ट में राजा तक पहुंचेगा और राजा ही मेन न्याय को किया करते थे। ठीक है। और चूंकि ये लोग चुनते थे तो राजा को हटा भी तो सकते थे, इसलिए कुछ हद तक कंट्रोल था। और ये लोग बड़ा पुर के थे तो राजा पे इनका भी कुछ प्रभाव रहता था कि इनका बात सुनना पड़ेगा वैसे। ठीक है। तो कुल मिला के ये ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक हालात था। ठीक है। एक चीज और मिस हो रहा था तो वो बता देते हैं कि इस समय राजा का जो काम था वो मेनली आपका दो काम था। एक है कि आपको प्रजा को, आपको अपने प्रजा को रक्षा करना। ठीक है। और दूसरा कि अगर कोई युद्ध होता है तो युद्ध के समय अपने कबीला का नेतृत्व प्रदान करना। मतलब अगर बाहर वाला कोई आ रहा है तो वहां पे आपको लड़ना है या नेतृत्व प्रदान करना है, और दूसरा अपने कबीले का रक्षा करना है। ठीक है। ये उस समय के मेनली राजा के दो काम हुआ करते थे। ठीक है। और बाकी काम धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। जब आपका अधिकारी बढ़ते चले जाएंगे तो काम भी धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएगा, टैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, अधिकारी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कैसे होगा तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, फिर महाजनपद काल में, फिर उसके बाद के काल में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मतलब राजनीतिक हालात कैसे थे। थैंक यू।